ठीक है, 2016 के सॉलिड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करता है विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम हैज अ मास ऑफ 5 kg, ठीक है, एंड स्टिफनेस 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो उन्होंने मास दे रखा है और के की वैल्यू दे रखी है, एंड द डैम्पिंग कोएफिशिएंट दैट इज सी की वैल्यू दे रखी है, एंड टू मेक द सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड, तो क्रिटिकली डैम्प बनाने के लिए सिस्टम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, तो वो पूछा है उन्होंने। तो सिस्टम मतलब क्रिटिकली डैम्ड है, ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड है, वो किससे पता चलता है? जीटा की वैल्यू से। जीटा इज नथिंग बट डैम्पिंग फैक्टर, सो इट इज इक्वल टू C/2 √Km, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारे यहाँ पर? जीटा कैलकुलेट करना। तो जीटा कैसे निकालेंगे हम? सी दे रखा है उन्होंने, दैट इज 100, एंड 2 तो है ही, के की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 500, एंड स्टिफनेस है 5, ठीक है। सो इट विल बी 100/2 अंडर रूट 5 is 25 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100/2, ये 25 किसका स्क्वायर है? मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5, 100 का स्क्वायर रूट 10, सो इट इज 5 2 10, 10 10 100, तो 100/100 1, ठीक है। तो गिवन पैरामीटर के साथ जीटा ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो जब जीटा ऑलरेडी 1 होता है तो सिस्टम क्या होता है? क्रिटिकली डैम्प। When zeta is less than 1, system is under damped. When zeta is greater than 1, system is over damped, ठीक है। तो we need not to change any parameters in the system, ठीक है। तो D is the correct answer. Then question number 2 पे आते हैं हम। क्या दे रखा है उन्होंने? L shape robotic arm AB is connected to the motor at end A, ठीक है, and the magnetic gripper at end B. तो यहाँ पर मोटर लगी है और यहाँ B पर मैग्नेटिक ग्रिपर लगा है, shown in the figure. If arm is rotating with the angular velocity that is omega is equal to 2 radian per second square and angular acceleration 3 radian per second square, then the magnitude of acceleration of the end B is, तो end B का acceleration पूछा उन्होंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करेंगे हमारे। तो सपोज दिस इज आवर, यहाँ पे हम अपने मानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स वाई, तो बी का हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो रोटेटिंग सिस्टम में हमें पता है किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन वेक्टर, पहले मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा टेंजेंशियल टू द, मतलब टेंजेंशियल और क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस रेडियल, और एक होगा रेडियल, ठीक है। तो ये होगा इसका सेंट्रीपिटल कंपोनेंट और ये होगा इसका टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट। तो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? और दोनों कैसे है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? सपोज दिस इज आर, ठीक है। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आर, ओमेगा इज नथिंग बट 2, सो इट इज 2r² प्लस जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? आर इंटू अल्फा, तो आर और अल्फा इज नथिंग बट 3, तो इट इज 3r², ठीक है। सो इट इज द, तो इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो r² कॉमन निकाल लेंगे तो r बाहर आ जाएगा, एंड इट इज 2² प्लस 3², ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? √0.4² प्लस √0.3², ठीक है ना। ये 0.4 है, 0.3 एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r की वैल्यू ये आ जाएगी। और 2² इज नथिंग बट 4, 3² इज 9, 9 10 13 √13। So after calculating, let's check 0.4² plus 0.3², so it will be 0.5 √13 3.60 into 0.5, 8 के आसपास, बट
none of the option is matching. Let me check. हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैंने. सेंट्री क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, तो इट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो इट इज 0.5 इंटू 5. 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज अंडर रूट 25. सो इट इज 0.5 इंटू 5. सो 5 5 25. 2.5 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 2 का आंसर है बी. ठीक है, coming to the question number 3. Block of weight 100 Newton is in static equilibrium on an inclined plane which makes an angle 15 degree with the horizontal. ठीक है, तो weight दे रखा है और inclination दे रखा है. The coefficient of friction between the inclined plane and the block is 0.3. So coefficient of friction दे रखा है block और inclined plane के बीच में. Then magnitude of friction force acting on the block is. ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते हैं ब्लॉक की. ठीक है, तो ये सपोज मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइन का एंगल है वो 15 डिग्री, तो वर्टिकल के साथ नॉर्मल का एंगल क्या होगा, 15 डिग्री. ये बहुत बार मैंने बताया आपको ये कैसे होता है कि मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन वाला प्लेन हो गया, तो हॉरिजॉन्टल वाले का नॉर्मल हो गया ये वर्टिकल और इंक्लाइन वाले का नॉर्मल हो गया ये. ठीक है, तो दोनों के नॉर्मल के बीच में भी एंगल क्या होगा, 15 डिग्री. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड देन इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में. सो व्हेन इट इज 15 डिग्री, सो इट विल बी 100 cos ऑफ 15 डिग्री. ठीक है, और इधर साइड क्या आ जाएगा, 100 साइन ऑफ 15 डिग्री. ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, वो इस डायरेक्शन में. तो इस पर फ्रिक्शन किधर की साइड एक्ट करेगा, ब्लॉक पर पीछे की तरफ. ठीक है, लाइक दिस. सपोज दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स FFR. तो एक क्या हो सकता है, या तो ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग हो, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग हो, तब ये क्या हो जाएगा, दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू एन के बराबर हो जाएगा. ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स के बराबर. लेकिन अगर क्या बोलते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, अगर ये इसके बराबर आ जा रहा है तो ब्लॉक क्या हो जा रहा है, वर्ज ऑफ फॉलिंग है. लेकिन अगर इससे कम आ जा रहा है तो यही वाला फ्रिक्शन फोर्स है. मतलब ये होता है ना ऐसा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में कम होता है, मतलब बाद में एक मैक्सिमम फोर्स पे चला जाता है और फिर कम हो जाता है काइनेटिक वाले केस में. तो उसी तरह से होगा कि ये वाले फोर्स पे सब डिपेंड करता है हमारा. तो ये वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले, दैट इज 100 sin 15, 100 into sin 15, तो इट विल बी 25.8819. ठीक है, और हमारा नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज n. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे हम नॉर्मल डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू 100 cos 15. ठीक है, तो 100 cos 15, सो इट इज 96.59. फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, लिमिटिंग वाला 96.59 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो इट विल बी 28.97. तो ये जो हमारा फॉरवर्ड वाला फोर्स है, दैट इज 25.89 इज लेस देन म्यू एन. मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ये क्या है, कम है, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा सिस्टम पर, इतना ही एक्ट करेगा. ठीक है, मतलब जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ये जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स, वो कम हो, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, उसी फोर्स के बराबर होगा, उसी नेट फोर्स के बराबर होगा. ठीक है, ये और जब ब्लॉक, अगर उन्होंने बोला होता कि इम्पेंडिंग मोशन है या ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग है, तो उस टाइम पर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा नेट फॉरवर्ड फोर्स है वो लिमिटिंग फोर्स से कम है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा. क्योंकि देखिए कैसे होगा, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, सपोज इसका कोई हम नाम दे देते हैं से F1.
तो ये जब हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पर और यहाँ पर हम लिमिटिंग फोर्स लगाएंगे म्यू एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला है कि ब्लॉक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू एन के बराबर हमने ले लिया, तो उसकी वैल्यू 28.97 है, मतलब म्यू एन F1 से ज्यादा है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है, तो क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, लेकिन गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, ब्लॉक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला मतलब वैलिड नहीं है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जितना नेट फोर्स होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। क्या दे रखा है, अ लोअर एंड ए ऑफ द रिजिड बार ए बी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द फ्लोर टुवर्ड द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो ए बी है हमारा, ए की वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड द पॉइंट बी इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल, तो बी की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, दैट इज वी बी, ठीक है, एंड हियर आवर थीटा इज 30 डिग्री and we have to calculate the magnitude of velocity of point B when theta is 30 degree. So when theta is 30 degree तो ये वॉल और B के बीच में का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, ये 30 है, ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये कीवर्ड है यहाँ पर रिजिड बार। तो रिजिड बार में क्या होगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो जो रॉड के अलोंग वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी रॉड के अलोंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दैट इज वी बी कॉस ऑफ 60, ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का रॉड के अलोंग बी पॉइंट पर, और वी ए कॉस 30, ये दोनों बराबर होने चाहिए। वाई, बिकॉज रॉड के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, रिजिड बार में वो पॉसिबल नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी का कंपोनेंट, दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वी बी cos 60 is nothing but half and VA is 5 and cos 30 is √3/2। ठीक है, 1/2 कैंसिल, तो 5√3, 5√3 कितना आता है 8.66। ठीक है, तो D is the correct answer for this। Coming to the next question, state of plane stress at a point in a body is shown in the figure। ठीक है, the allowable, तो उसे क्या दे रखा है उन्होंने, allowable shear stress of the material, एक सेकंड रुक जाता है, हीट अप हो गया ये, ठीक है। तो क्या दे रखा है उन्होंने, स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखी है एक पॉइंट पर, और अलाउेबल शियर स्ट्रेस दैट इज परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज गिवन एज 200 मेगापास्कल। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, द फेल्यूर थ्योरी ऑफ फेल्यूर, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा एक्स इज नथिंग बट माइनस सिग्मा एंड सिग्मा वाई इज सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस नहीं है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, और सिग्मा 3 क्या हो जाएगा 0 बिकॉज प्लेन स्ट्रेस है, माइनस सिग्मा 3/2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। ठीक है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1/2 इज नथिंग बट 2 सिग्मा/2, तो इट विल बी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 विल बी सिग्मा/2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 विल ऑल्सो बी सिग्मा/2। ठीक है, तो टाउ मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल, तो इनमें से मैक्सिमम क्या है सिग्मा, तो क्या होना चाहिए हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, और परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, टाउ मैक्स
मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस, तो सिग्मा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टाउ कैप, ठीक है। तो सिग्मा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200, तो 5 का आंसर है हमारा 200, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है उन्होंने, फॉर अ सिलेंडर स्टील कॉलम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द क्रिटिकल बकलिंग लोड इज पीसीआर, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज डबल्ड कीपिंग द अदर मटेरियल एंड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर सेम देन द क्रिटिकल बकलिंग लोड ऑफ द कॉलम इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिकल बकलिंग लोड का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल स्क्वायर, ठीक है। कीपिंग द अदर मटेरियल वाला पैरामीटर कौन सा है यहाँ पे ई, एंड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर सेम, मतलब लेंथ वगैरह सेम रख रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायमीटर बढ़ा रहे हैं। तो डायमीटर बढ़ाएंगे तो किस पे फर्क पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है। तो पीसीआर इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के कौन से पावर रहते हैं, इट विल बी डी का पावर 4, ठीक है ना। मतलब क्रिटिकल बकलिंग लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर का पावर 4। तो इनिशियली हमारा पीसीआर है, और फाइनली जब हम डायमीटर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो क्रिटिकल लोड कितना होगा वही पूछ रहा है। तो P2 by P1 इज इक्वल टू D2 by D1 होल का पावर 4, ठीक है। तो P2 विल बी इक्वल टू P1 मतलब पीसीआर, और D2 by D1 इज नथिंग बट 2 टाइम्स D by D का पावर 4, तो इट विल बी 2 का पावर 4 मतलब 16 टाइम्स पीसीआर, ठीक है। तो हमारा क्रिटिकल बकलिंग लोड क्या होगा डायमीटर बढ़ाने के बाद, 16 टाइम पीसीआर, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लेट मी चेक, यस डी है, ठीक है इसका करेक्ट आंसर। एक मिनट, तो 6 हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ क्लोज थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, थिन है, ठीक है, हैविंग इंटरनल डायमीटर, सो डी दे रखा है उन्होंने 1000 mm, थिकनेस दे रखी है 10 mm, इंटरनल प्रेशर दे रखा है 4 MPa, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधा। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द सिलेंडर इज, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहे हैं। तो पहले स्टेट ऑफ स्ट्रेस देख लेते हैं क्या होती है सिलेंडर में। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दिट इज PD by 40, और एक होती है हूप स्ट्रेस, इट इज PD by 2T, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा 1, ये हो गया हमारा सिग्मा 2, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिलेंडर में क्या आ जाती है, जैसे ऊपर किया था हमने वैसे ही यहाँ पर करना है, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय, मतलब थिन सिलेंड्रिकल वेसल के केस में अगर यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस कुछ इस तरीके से दिखती है, बस नॉर्मल स्ट्रेसेस रहती है, ठीक है। कोई भी अगर सर्कमफेरेंस पे हम लेंगे पॉइंट वहां पर, तो जब हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिल गई मतलब वो क्या है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब दीज आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल गई तो टाउ मैक्स इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम आउट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 by 2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 by 2, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे हम, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2 इज नथिंग बट, कर लेते हैं पूरा, इट इज 2 PD by 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2 इज PD by 80, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 by 2 इट इज PD by 40, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 by 2 ये तो 0 हो जाएगा, और सिग्मा 1 इज PD by 40, तो इट विल बी ऑल्सो PD by 80। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, PD by 40, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द सिलेंडर इज PD by 40, तो P इज 4 MPa, D इज 10 का पावर 3 4 एंड T इज 10, ठीक है। 4 4 कैंसल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 100 आंसर है हमारा, ठीक है। तो 100 MPa इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द सिलेंडर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Coming to the question number 8, a solid circular shaft is subjected to pure torsion, ठीक है, develop a maximum torsional shear stress of 120 MPa। तो maximum torsional shear stress कितनी आ रही है वहां पर,
120 MPa is tau 1. Keeping the torsional moment same, that is T1 is equal to T2. If the diameter of shaft is double, so D2 is equal to 2 times D1. Then the maximum shear stress. तो maximum shear stress का formula क्या है for solid circular shaft subjected to pure torsional moment? It is 16T by pi d cube. ठीक है, तो let me take d cube here to the left hand side. So it is pi d tau d cube into इधर वाला 16T और पाई 16 बाय पाई तो कांस्टेंट ही है और T1 और T2 तो सेम ही है, मतलब टॉर्शनल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारा. तो इससे क्या कर लेंगे हम, टाउ 1 D1 क्यूब इज इक्वल टू टाउ 2 D2 क्यूब. ठीक है, तो वी नीड टू कैलकुलेट टाउ 2. सो टाउ 1 D1 बाय D2 होल क्यूब इज इक्वल टू टाउ 2. सो टाउ 2 विल बी, टाउ 1 क्या है हमारा, इट इज 120 एंड D1 बाई D2 इज नथिंग बट हाफ, तो हाफ का क्यूब आ जाएगा, तो 120 बाई 8 आ जाएगा. तो इट विल बी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड इट इज 30 बाई 2, सो इट विल बी 15. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 15. ठीक है, 15 MP है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. On a single straight track, a vehicle of mass 500 kg is moving with a velocity 25 meter per second. So it is say M1 moving with velocity V1, and another vehicle of mass, so it is say M2, it is moving with a velocity V2 in the same direction. ठीक है, after the impact both the vehicles stick together and common velocity with which both the vehicle move together is. ठीक है, तो stick together मतलब perfectly plastic impact. ठीक है, और स्टिक होने के बाद दोनों क्या है, कॉमन वेलोसिटीज मूव करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे हम. तो इनिशियल मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2. फाइनल मोमेंटम विल बी m1 प्लस m2 टाइम्स सम कॉमन वेलोसिटी. ठीक है, तो इट इज 500 इंटू 25 प्लस 250 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 250 इज नथिंग बट 750 टाइम्स v. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 500 इंटू 25 डिवाइड बाय 750, that will be 50 by 3 एंड ये कैंसिल हो जाएगा. 25 1 जा 25, 25 5 जा 75, 5 2 जा 10. लेट मी चेक इट. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 100 200 750. ठीक है, 500 इंटू 25, so it will be 12500 प्लस 2500 डिवाइड बाय 750, तो प्लस 2500 डिवाइड बाय 750, so it will be 20. तो 9 का करेक्ट आंसर है 20. ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट आंसर एज 20. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. A system with 3 forces and a concentrated moment at A. A system with 3 forces and concentrated moment at A is shown in the figure. A system is replaced by an equivalent force system with a single force and single couple at O. Single force and single couple at O. The magnitude in Newton meter of the equivalent couple at O. ठीक है, तो जो O पर जो कपल होगा उसका मतलब O पर जो इक्विवेलेंट कपल होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है हमें. तो जहां पर भी इक्विवेलेंट फोर्स कपल वाला ये आ जाता है ना झंझट, तो वहां पर क्या करना है, सबसे पहले सारे फोर्सेस को वहां पर ट्रांसफर करना है. कैसे करना है, जैसे ये 50 न्यूटन वाला फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इक्वल अपोजिट 50 न्यूटन का लगा दूंगा. ठीक है, तो ये वाला 50 न्यूटन ये वाले 50 न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 50. तो ये वाले 50 की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर तो ये डिस्कार्ड कर देंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ मोमेंट निकालना है, तो हम मोमेंट पे ध्यान देंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपको फोर्स ट्रांसफर करना है. तो 50 की वजह से क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. देन आपका ये वाला जो मोमेंट है ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पर नहीं करना है हमें, तो यहाँ पर
मोमेंट कितना आ जाएगा, ए पर जो मोमेंट था उसकी वजह से 50, और इसका सेंस क्या हो जाएगा, सामने से देखने पे इट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो हो गया मोमेंट की वजह से मोमेंट। देन फोर्सेस की वजह से ये 2200 न्यूटन को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो फोर्स तो यहाँ पर इतना आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलके जो मूवमेंट बना रहा है, ठीक है, लाइक दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्या आ जाएगा 200 इंटू 2, ठीक है। सो इट इज, ये लिखने से अच्छा मैं एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ। ये 200 इंटू 2 मिलके ये जो कपल बना रहे हैं, ये कौन सा कपल है, इट इज क्लॉकवाइज, तो इट इज 400 न्यूटन मीटर एंड इट इज क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स भी हो गया, ये फोर्स की वजह से आ गया यहाँ पर मूवमेंट। अभी कौन सा फोर्स बचा, ऐसे ही करना है आपको, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक एक फोर्स की वजह से लिख लेना है, देन बाद में उनको अलजेब्रिकली ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को अगर हम ट्रांसफर भी करते हैं तो इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो आर्म है, मतलब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट से पास कर रही है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट लेना है, तो उसका कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो वर्टिकल वाले क्या आएगा, सो इट इज 100 cos 30 हो जाता है, और इधर 100 sin 30 होगा इसका, तो 100 sin 30 इज नथिंग बट 50। तो 50 को हम इक्वल और अपोजिट शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो इस 50 की वजह से क्या आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो 50 इंटू 4, ठीक है ना, 50 इंटू 4 इज नथिंग बट 200, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, 200 प्लस 50 दैट इज 250, और नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है 400। तो हमारा नेट क्या हो जाएगा, दोनों में से एक को माइनस मान लेते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो नेट हमारा आ जाएगा 150। तो नेट इक्विवेलेंट कपल है 2 विल बी 150 न्यूटन मीटर मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, बिकॉज यार डोमिनेंट कौन सा है, 400 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट डोमिनेंट है, इसलिए जो इक्विवेलेंट कपल होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हियर, क्लॉकवाइज होगी। इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करने बोलते, रिप्रेजेंट वाली डायग्राम दिखाते, मतलब 4 डायग्राम दे देते एनईटी के जगह पर, तो ये जो इसका सेंस आता है वो क्या आता है, क्लॉकवाइज, और मैग्नीट्यूड आता है 150। लेट मी कंफर्म, 10 का आंसर 150, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, कमिंग टू नंबर 11, अ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मतलब फ्रिक्शन नहीं है, इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक बी एज शोन इन द फिगर यूजिंग एन इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड। इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। पास ओवर अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली का क्या मतलब हो जाएगा, ये जो दोनों साइड टेंशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है, मतलब फ्रिक्शनलेस पुली की वजह से, फ्रिक्शनलेस मतलब इधर और इधर टेंशन सेम। इनिशियली द ब्लॉक बी इज कंस्टेंट टू बी एट रेस्ट, इनिशियली मतलब किसी तरीके से इसको रोक के रखा है, अगर रोक के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, मतलब ये इसका मास ज्यादा है ना, तो ब्लॉक भी नीचे आएगा, उसकी वजह से ब्लॉक ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इफ द कंस्टेंट ऑन द ब्लॉक बी इज रिलीज, तो जब ब्लॉक बी पर जो कंस्टेंट लगाया था वो छोड़ दिया, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम इट्स रिलीज, तो 2 सेकंड बाद ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी वो पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे करना है हमें, सबसे पहले दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पता करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर देता हूं, तो दिस लेंथ इज एक्स बी एंड दिस लेंथ इज एक्स ए, और ये जो सरकमफरेंस पे है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है ना, रैप्ड लेंथ, सो सी कांस्टेंट। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज नथिंग बट एल इज इक्वल टू सी प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या आ जाएगा, एक्स ए डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बी डॉट, एंड एक्स ए डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बी डबल डॉट। तो इसका क्या मतलब है, दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो
ए ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर बी नीचे जा रहा है तो ए ऊपर जाएगा, और अगर बी ऊपर जा रहा है तो ए नीचे जाएगा। मतलब दोनों के डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेंगे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन का वो मतलब है यहाँ पर। तो हम क्या मान लेते हैं पहले यहाँ पर, अगर कुछ मानना ही है तो हमें कंस्टेंट इक्वेशन से एक्सेलरेशन के बीच में का रिलेशन पता चल गया। तो जब रिलेशन पता चल गया तो सपोज मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो उसको ए लिखेंगे हम, दिस इज ऑल्सो ए, और ये भी ए। तो ये नीचे जा रहा है तो ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हमने क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो जो ए का एक्सेलरेशन रहेगा और जो बी का एक्सेलरेशन रहेगा दोनों डायरेक्शन में अपोजिट रहेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो हमने यहाँ पर जो रेफरेंस लिया था वहां से दोनों को नीचे की तरफ माना था, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट थे वो नीचे की तरफ माने थे। इसलिए अगर एक हम नीचे मान रहे हैं तो दूसरा क्या आएगा, ऊपर आएगा। वाई, बिकॉज हमें पता चल गया आखिरी में कि कंस्टेंट इक्वेशन से कि एक अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे रहेगी तो दूसरे की ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा लॉजिकली सोचने पे समझ में आ रहा है कि 10 kg वाला थोड़ा भारी है तो वो नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो वैसे चलते हुए इसको हम नीचे मान रहे हैं और इसको ऊपर मान रहे हैं। ठीक है, तो ये कर लेने के बाद क्या करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है दोनों की, वहां से टेंशन को एलिमिनेट करके एक्सेलरेशन निकालना है। देन एक्सेलरेशन आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आने के बाद वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बी की फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगी, सो बी 10 kg मतलब 10 × 100, और जी की वैल्यू 10 लेना है। सो एम जी वेट क्या आ जाएगा 100, और टेंशन विल बी टी, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इज 10, एक्सेलरेशन इज ए। तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन सिमिलरली दूसरे की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, तो उसका क्या आ जाएगा, इट इज, ये टेंशन टी है हमारा, और वेट का, वेट, एक सेकेंड,